अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में पेश करेंगे आज एक ऐसी शख्सियत को जो पिछले 15 दिन से लगातार हेडलाइंस में है। एक ऐसी शख्सियत जिसे एक बयान की वजह से जेल में जाना पड़ा और इस बयान की वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूफान आ गया, और ऐसा तूफान जो थमने का नाम नहीं ले रहा। आज ऐसे सारे सवालों पर सफाई देने के लिए हमने आमंत्रित किया है। प्लीज वेलकम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रीटा बहुगुणा जोशी। आपकी अदालत में हम इल्जामात का सिलसिला शुरू करें, सवाल पूछें, रीटा बहुगुणा जोशी पर इल्जाम लगाएं। इससे पहले आज के जज विनोद शर्मा की इजाजत चाहेंगे आज का मुकदमा शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू कीजिए। और इससे पहले कि हम इल्जामात का सिलसिला शुरू करें, एक नजर डालेंगे उस पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का यह खास मुकदमा चलाया जा रहा है, रीटा बहुगुणा जोशी पर। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की अध्यक्षा रीता बहुगुणा जोशी खबरों में हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री मायावती के निशाने पर हैं। रीता बहुगुणा जोशी चर्चा में हैं, क्योंकि उन पर कई नॉन बेलेबल धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए हैं, क्योंकि उन्होंने मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट किया था। रीता बहुगुणा जोशी का आरोप है कि मायावती ने उनके घर में आग लगवा दी, लेकिन राजनीतिक विवाद रीता बहुगुणा जोशी के लिए नई चीज नहीं है। रीता बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी हैं। हालांकि इस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान उनके हाथ में है, लेकिन कांग्रेस में उनका कई बार आना जाना हुआ है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के रिवाइवल का श्रेय रीता बहुगुणा जोशी को दिया गया है। आपकी अदालत में आज का मुकदमा इसी पृष्ठभूमि में चलाया जा रहा है। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम रीटा बहुगुणा जोशी पर। आपकी अदालत में यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी पर इल्जाम है कि इन्होंने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। रीटा जी, ये तो आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं, बार बार आपको याद दिलाया गया, और मायावती जी तो रोज याद दिलाती हैं कि आपने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया एक दलित महिला के खिलाफ। मेरी जुबान से किसी महिला के अपमान में शब्द निकले, इसका अफसोस मुझे भी था, परंतु वो शब्द निकला क्यों? इसलिए निकला क्योंकि मुझे सरकार पे बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। मैं एक मुख्यमंत्री से बात कर रही थी, वो कोई मेरी सभा आयोजित नहीं थी, मैं जा रही थी सभा के लिए। सड़क के किनारे महिला कांग्रेस ने मेरा रोड साइड रिसेप्शन किया था। 150 महिला कांग्रेस की पदाधिकारीगण थी। मैं रुकी मात्र 9 मिनट, 7 मिनट बोली हूँ, जिसमें मैंने उनसे ये कहा कि हमें महिलाओं के लिए कुछ करने की आवश्यकता है क्योंकि सरकार उदासीन है। 11-12 तारीख से मैं अखबारों में पढ़ रही थी कि हमारे जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, ये हमारी मुख्यमंत्री के निर्देश से हेलीकॉप्टर से उड़कर जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, गमला लगाते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, और एक ऐसी महिला को जो दलित श्रेणी की है लेकिन जिसका बलात्कार हुआ हो, उसका अपमान खुलेआम पैसा देकर करते हैं। तो उस उद्वेलना में मेरे मुंह से वो शब्द निकले जिसको मैंने तत्काल, जैसे ही टीवी वालों ने मुझे फ़ोन किया, मुझे तो याद भी नहीं था मैंने क्या बोला कि आपने इन शब्दों का प्रयोग किया, मैंने तत्काल उसी वक्त मैंने खेद व्यक्त किया, क्षमा मांगी, और अपने ऑफिस को 10 बजे रात खुलवाकर मैंने सभी समाचार पत्रों में और टीवी चैनल्स पे अपना रिग्रेट भेजा। रीटा जी, सवाल ये आप कह रही हैं कि आप महिला आंदोलन से जुड़ी रही हैं। आपके बारे में हम ये भी जानते हैं कि आप प्रोफेसर हैं, पढ़ी लिखी हैं, आप पीएचडी हैं, आप डॉक्टरेट हैं, आप बहुगुणा जी जैसे बहुत जाने माने नेता की बेटी हैं, आपने बहुत राजनीति देखी है, तो फिर आपके मुंह से ऐसा वाक्य निकल जाए जिसमें आप कहें कि तेरा बलात्कार करवा हो जाए तो मैं 1 करोड़ देने को तैयार हूं। ये गलत आप पढ़ रहे हैं, इस तरह की बात नहीं थी। मैंने कहा कि ये कैसी सरकार है कि एक मुख्यमंत्री अपने डीजीपी को कहती हैं कि आप जाइए और देकर आए, वो हेलीकॉप्टर लेके उड़ता है। पहले वो मेरठ जाता है, फिर वो गौतम बुद्ध नगर जाता है, फिर वो मथुरा जाता है, फिर वो जगह जगह जाता है और 25-25 हज़ार रुपये फैन फेयर करके ड्रामा करके लोगों को देता है
क्या मैंने अपने को भी जोड़ा। मैंने कहा क्या हमारी इज्जत, हम महिलाओं की इज्जत क्या 70,000 रुपए की है? इसका जवाब 70 करोड़ भी नहीं ला सकती। और अगर ला सकती है तब मेरे मुंह से वो शब्द निकला, आप कहिए। मैंने कहा था आप कहिए। आपने कहा कि पैसा उनके मुंह पे फेंकिए और कहिए कि बलात्कार अगर ऐसा आपके साथ हो। देखिए गलत बात थी, मुझे नहीं कहना चाहिए था, परंतु मैंने जब खेद व्यक्त कर दिया तो मायावती जी तो इससे कहीं ज्यादा बुरी भाषा इस्तेमाल करने की आदी हैं, उन्होंने किया भी है, तो उन्हें इस बात को नजरअंदाज करना चाहिए था। आपका जो इल्जाम लगे हैं उसमें कहा कि आपने लोगों को भड़काया, इसकी एक दफा लगी है, गाली गलौज की, इसका एक जुर्म है। ये सब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं जिसमें किसी में आपको 2 साल की सजा हो सकती है, किसी में 1 साल की सजा हो सकती है। जान से मारने की धमकी का इल्जाम है, लोगों को उकसाने का इल्जाम है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इल्जाम है। आपने जो बयान दिया उससे सरकार के मुताबिक बलवा हो सकता था और एक जाति को लेकर आपने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। ये सब बड़े सीरियस गंभीर तरह के इल्जाम। नहीं, मैं ये सारे इल्जाम मुझ पर गलत लगाए गए हैं। सबसे पहली बात, मैंने कोई जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मेरा परिवार और मेरी पार्टी जाति और धर्म के नाम पे ना तो सियासत करती ना कभी करेगी। अगर कोई एक बार भी ये दिखा दे कि मैंने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके किसी का अपमान किया हो तो आज यहीं से मैं घोषणा करती हूँ कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। रजत जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं हमारी मायावती जी। आज तक किसी भी महिला पे हुए अपराध में कभी उसके घर तक नहीं गई। 4 बड़े बड़े राइट्स हुए हैं, सामूहिक बलात्कार हुए हैं। मैं आपसे कहूँ इतने भयंकर अपराध हुए हैं, दलित महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है। मैं गई हूँ, मैं आपको बताऊं, दौना का कांड हुआ, इतना फेमस कांड, से फेमस कांड गिनाऊंगी। रीता बहुगुणा ने खड़े होकर उन लोगों को जेल भिजवाया जिन लोगों ने उसको निर्वस्त्र करके घुमाया था। फिर राइट हुआ आपके प्रतापगढ़ में, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, मैं गुहार लगाती रही कि आपको आना चाहिए। आपको मालूम है 9 साल की बच्ची को चीर कर, एक पैर पे पैर रख के चीर कर गंगा में फेंक दिया गया। मायावती जी नहीं गई, हम लोग बुलाते रह गए। उसके बाद आप देखिए लखनऊ में वो आशियाना बलात्कार केस हुआ, एक नॉर्थ ईस्ट की एक मुस्लिम गर्ल के साथ, छोटी सी बच्ची के साथ एक माफिया के लड़के ने बलात्कार किया। उसमें तब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैंने लड़कर 15 दिन में उनको जेल भिजवाया। उसके बाद आइए आपके मुजफ्फरनगर में जो हमारी एक मुस्लिम महिला थी जिसके साथ बलात्कार उसके ससुर ने किया था, आयशा, ये बलात्कार केस, उसमें मैंने जाकर लड़ाई लड़ी। देखिए मैं हमेशा लड़ी हूँ। उनका ये कहना है कि आप बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को भी पॉलिटिकली कैश करने की कोशिश करती हैं। बाकी सब केसेस तो आपने कैश नहीं किए। यहाँ मेरे अगर शब्दावली में थोड़ा हेर फेर हुआ, मुझे एक बात की तो खुशी है कि महिलाओं के इस प्रति इस अपराध पर अब राष्ट्र में चर्चा तो शुरू हुई। मुझे ये खुशी है, भले मुझे जेल जाना पड़ा हो, मैं मुकदमे लड़ लूंगी, लेकिन महिलाओं से संबंधित इस विषय पर चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेशों की सरकार हो या समाज हो, उसको विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन आपको ये भी एहसास है कि सिर्फ मायावती जी नहीं, जितनी भी महिला नेताएं हैं, प्रिया दत्त ने कहा कि एक औरत एक दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, सोनिया जी ने खेद जताया इसके ऊपर, सुषमा स्वराज ने कहा कि रीता बहुगुणा ने हद पार करके हर नारी का अपमान किया है। अब इस सारी घटनाओं में हर तरह से आपको क्रिटिसिज्म मिला। सबसे पहले सोनिया जी का वक्तव्य मैं पूरी तरह उससे सहमत हूँ। कितना भी डीप प्रोवोकेशन करना, इट वाज अ केस ऑफ डीप प्रोवोकेशन, आई एम टेलिंग यू, आई वाज एब्सोल्यूट इमोशनली सरचार्ज्ड। लेकिन हमें अपनी मर्यादाओं की सीमा नहीं लांघनी चाहिए। मैं आपसे इस बात से अपने नेता की बिल्कुल सहमत हूँ, परंतु सोनिया जी ने जो उसके बाद कहा वो भी तो पढ़िए कि उत्तर प्रदेश सरकार को उन इश्यूज को एड्रेस करने की ज़रूरत है जो लोगों को परेशान कर रही हैं। अब हुआ क्या, ये इतने कमेंट्स आए क्यों? वो इसलिए आए क्योंकि आपने सिर्फ उतना ही सुनाया, आप लोगों ने वही एक लाइन सुनाई, बार बार सुनाई, बार बार। मैं भी परेशान थी, खैर मैं तो जेल में थी, मैंने तो सुना नहीं, लेकिन एक ही लाइन सुनाते रहे। देखिए मैं बहुत अच्छे परिवार से आती हूँ, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माता पिता की बेटी हूँ। जीवन 35 साल का मेरा संघर्ष में निकला है। एक लेकिन मुझे खुशी है कि महिला आंदोलन से जुड़ी हुई एक भी महिला ने मेरा विरोध नहीं किया, उन्होंने मुझको समझा। वो जानती है, देखिए मैं महिला आंदोलन में ज़्यादा रही हूँ, सियासत में कम रही हूँ। मैं दिल से सियासत करती हूँ, दिमाग से नहीं करती हूँ। वो जानती है कि रीता
ने अगर इस भाषा का इस्तेमाल किया है तो कहीं उससे दोषपूर्ण निकल गया है वाक्य मुंह से। एक को भी बता दीजिए, चाहे मोहिनी गिरी जी हो, चाहे रंजना कुमारी जी हो, चाहे आपके हमारी गिरजा व्यास जी हो, वो जानती हैं कि रीता कितना दर्द महसूस करती है। अब बाकी तो सियासी लोग हैं, इनके लिए मैं कुछ नहीं कहना। आप समाजवादी आंदोलन से जुड़ी रही हैं। समाजवादी एक पुराने नेता हैं सुरेंद्र मोहन जी, बड़े सिंसियर और गंभीर व्यक्ति हैं। उन्होंने जो कहा वो मैं आपको पूरा, आपको शिकायत है कि पूरी बात नहीं बताते हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर रीता इस बात को समझ रही होंगी कि उन्होंने दलित समाज की किस दुखती रग को पांव के तले दबा दिया है। मायावती उनकी ही तरह नारी नहीं है, वे नारी के तौर पर नारियों के जिस समुदाय में जन्मी और पली हैं उनमें बलात्कार के व्यक्तित्व को पूरी तरह खंडित करने वाले व्यवहार को हमारे अभागे देश में सबसे अधिक सहा है और खून के आंसू पीकर सहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी सहा है। हर सामाजिक उत्पीड़न का सबसे बड़ा शिकार निर्बल वर्ग होता है और निर्बल वर्ग की से निकलकर हमारी मुख्यमंत्री जी उस कुर्सी पर बैठी हैं। आज सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्रियों में हैं, 16 करोड़ नागरिकों की मुख्यमंत्री हैं और किस तरह से वो शासन कर रही हैं वो आप सबसे छिपा हुआ नहीं है, आयरन लेडी के तरह। तो अगर वो समुदाय से निकली तो समुदाय के प्रति तो सहानुभूति रखें, सहानुभूति तो रखो। आप 4,500 करोड़ रुपया पार्कों पे लगाते हो, 1-1 करोड़ की अपनी प्रतिमा खड़ी करते हो और एक दलित की बच्ची का बलात्कार होता है तो आप कहते हो हम उतना ही देंगे जितना केंद्र ने दिया। 1 करोड़ का हाथी और एक बेचारी गरीब दलित बच्ची को 25,000। मैंने गरीब दलितों की आवाज़ उठाई और देखिए मैं आवाज़ उठाती रहूंगी। अब शब्दावली पे ध्यान रखूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने जो बयान दिया था आपने ज़रूर उसके लिए माफ़ी मांगी है, लेकिन मायावती जी ने कहा कि ये माफ़ी के लायक नहीं है। हाँ, तो उन्होंने मेरा घर जलाया, उन्होंने तो कानूनी ले लिया अपने हाथों में। पर आपने समझा कि मैंने एक दोष किया, मैंने अपराध किया, आपने मुझे बुक किया, मुझे जेल भेजा और मेरे साथ ऐसा अपराध हुआ, ऐसा सलूक हुआ जैसे मैं बहुत बड़ी टेररिस्ट हूँ। मैं बताऊँ आपको, 200 पुलिस वाले और मुझको कॉमन बैरक में डाल दिया। मेरे पति को मुझसे नहीं मिलने दिया, मेरे बच्चे को मुझसे नहीं मिलने दिया, मेरे वकील को जज साहब से अनुमति लेकर मुझसे मिलने की इजाज़त दी गई। पानी नहीं, खाना नहीं, दवाई नहीं, इतनी बड़ी टेररिस्ट। चलो मैं तो भुगत रही हूँ। आपको किसने अधिकार दिया कि आप सब न्यायालयों का, कानून का आप अपने हाथ में लेकर आप मेरे घर को जला दो? ये अपराध करने का अधिकार मुख्यमंत्री जी को किसने दिया? उनको रिजाइन करना चाहिए मॉरल ग्राउंड्स पे। उनका बयान मैंने पढ़ा है, उसके बारे में उनका कहना है कि ये जो आग लगाई थी ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खुद ही लगाई थी, ये क्रिएट करने के लिए। वो तो मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ, सारे मीडिया का। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वास्तव में जनतंत्र का सबसे बड़ा इस समय रक्षक है। जिस तरह की सियासत इस देश में हो रही है आप ही उसको उजागर करते हैं। एक एक का चेहरा आपने दिखाया है, बड़े पुलिस अधिकारियों का चेहरा, एसपी, एएसपी, डीआईजी रैंक के लोग, एमएलसी, एमएलए, और एक जो नहीं था उसको उन्होंने अगले दिन बना दिया। एक जिसने मेरा घर जलाया, मायावती जी ने उसको अगले ही दिन लाल बत्ती दे दी। और आपको पता है उनके जो और लोग जलाने गए थे घर, वो क्या कह रहे हैं कि काश हमारा भी चेहरा दिख जाता तो हमको भी लाल बत्ती। तो आप अपने कार्डर्स को आर्सन, लूट, आगजनी, अपने अपोनेंट्स को डराने, धमकाने, मारने। और मैं आपको कहती हूँ वो लोग मेरे कमरा तोड़ तोड़ कर देख रहे थे, उनको ऐसा लगा कि देर रात तक मैं लौट आई होंगी। अगर मैं उनको मिल जाती तो मुझे आग में फेंक देते। इतना वायलेंस था, पुलिस खड़ी देख रही थी। 11 बजे पुलिस आती है, मेरे घर के गेट को फलांग कर, 4 कर्मचारी हैं वहाँ, उनको कपड़ा भी नहीं पहनने देती है, तौलिया लपेट कर उनको वैन में डालकर ले जाती है। वो कहते हैं कि उस समय सड़क पर 200 पुलिस वाले थे और कोई नहीं था। और उन्होंने पूछा आप हमें कहाँ ले जा रहे हो? बोले यहाँ बवाल होने वाला है, तुम्हारी जान खतरे में। पुलिस को मालूम था बवाल होने वाला है, पुलिस का फर्ज किया था। सी, मैं स्टेट प्रेसिडेंट एक नेशनल पार्टी की, आपने मुझे जेल में ठूस रखा है, अब आप पुलिस की मदद लेके मेरा घर जलाएंगे? मुख्यमंत्री जी ने, मैं कहती हूँ, हमारे जनतंत्र का मुखौल उड़ाया है, कानून का को अंगूठा दिखाया है। और उन्हें देखिए, इस बात के लिए तो मैं समझती हूँ जितने लोगों ने अपराध किया सज़ा मिलनी चाहिए। हम सीबीआई की इंक्वायरी मांग रहे हैं, अब उन्होंने क्या किया, सीबीसीआईडी कर दी है, सबको बचाने का इंतज़ाम कर दिया है। और हम भी तय कर चुके हैं कि बार बार की लड़ाई लड़ेंगे। सीबीआई की इंक्वायरी जब तक नहीं होगी, रीता बहुगुणा जोशी भी अब शांत बैठने वाली नहीं है।
कांग्रेस भी शांत बैठने वाली नहीं है। आपकी अदालत में रीता बहुगुणा जोशी पर इल्जाम है कि ये बदले की भावना से काम कर रही हैं। रीटा जी, ये इल्जाम मुख्यमंत्री मायावती जी का है। उनका कहना है कि जो कुछ आपने बोला वो सोच समझ के बोला, और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर उन्होंने सीधा सीधा इल्जाम लगाया कि उनके कहने से ये कहा गया। माननीय सोनिया गांधी जी नेहरू गांधी परिवार की लेगेसी लिए हुए हैं, और उस परिवार के पूरी जीवन कृत हमारे सामने है। जो महिला इतनी शालीन है, जो बड़े से बड़े पद को सिर्फ एक वाक्य में कहकर कि मेरी आत्मा नहीं मुझे गवाही देती कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, एक वाक्य शालीनता से कह के प्रधानमंत्री का पद छोड़ सकती हैं। वो किसी भी अपने काडर को या अपने साथी को इस तरह की बात कहने को कहेंगी? मैं समझती हूँ ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है। इट वॉज अ वेसाइड रिसेप्शन। मैं सोच के कैसे बोल सकती हूँ? सोच के बोलती तो इतना ड्रामा ही ना होता। अगर मैं एक सुयोजित कार्यक्रम में गई होती। आप जब भी बोलेंगी सोच समझ के बोलेंगी? मैंने सारी जिंदगी शालीनता, और देखिए मैं प्रोफेसर हूँ, शब्दों के ही खेल करना हम लोगों का काम है। तो ये बहुत बड़ा खेल हो गया ना शब्दों का। मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ और मैं जानती हूँ कि हर शब्द का महत्व होता है। वो मेरा वाक्य, मेरी भावनाएं जो एक महिला होने से जो उद्वेलित थी, उस रॉ में निकल गई। वो सोची समझा वाक्य नहीं है, लेकिन मुद्दा बिल्कुल सही है रजत जी। लेकिन ये भी सही है उस मुद्दे को मैं और तरह से भी पेश कर सकती थी, लेकिन कभी कभी प्रकृति आपसे कुछ कराती है, आप खुद कुछ नहीं करते। इतिहास पढ़ाते पढ़ाते इतिहास रच दिया आपने। इट्स अ कोइंसिडेंस। मेरे पास में मायावती जी के सहयोगी हैं सतीश चंद्र मिश्रा, उनका बयान है। उन्होंने कहा कि रीटा बहुगुणा ने इशू डाइवर्ट करने के लिए खुद अपने घर में आग लगाने का नाटक रचा, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पार्लियामेंट में इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मुझे पार्लियामेंट का मेंबर किसको मांगनी चाहिए? मुझे पार्लियामेंट का मेंबर बनवाएं पहले। नहीं, उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी को इसके लिए अफसोस जाहिर करना चाहिए। देखिए, मैं सतीश मिश्रा जी के लिए कुछ कहना नहीं जानती, मैं इनको बचपन से जानती हूँ। ये झाड़ पकड़कर ऊपर चढ़ना जानते हैं, और ये इनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करता। आप नहीं जानते, मेरे पड़ोसी हैं इलाहाबाद के, मैं इनको तब से जानती हूँ जब वे 10 साल के बच्चे थे। तो इनका क्या किस तरह की सोच है, ये कितने एम्बिशियस हैं, ये कहाँ पहुँचना चाहते हैं, किस जरिए से पहुँचना चाहते हैं, ये कम से कम रीता तो जानती है। बाकी पता नहीं मायावती जी कब जानेंगी। क्या ये इल्जाम सही नहीं कि जो घर में आग लगी, जो घर की राख है, उससे सियासत करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मुझे बहुत अफसोस है क्योंकि घर मेरा नहीं है। मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये है कि मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसे घर को जलाया है जो कांग्रेस का बड़ा पुराना घर है, स्वतंत्रता आंदोलन का घर है। वहाँ गांधी जी आ चुके हैं, नेहरू जी आ चुके हैं। 100 साल से ज़्यादा इतिहास उस घर का है। वो हमारे पिताजी के एक मित्र का है जो वहाँ अब है नहीं दुनिया में, उनके बच्चे वहाँ रहते नहीं हैं। मेरे पिता भी खलीफा थे, कुछ नहीं था उनके पास, मेरे पास भी कुछ नहीं है। तो जब मैं लखनऊ में अध्यक्ष बनी, मेरे पास रहने को जगह नहीं थी। मेरे ख्याल से उनका दोष ये है कि उन्होंने मुझे 2 कमरे खोल दिए अपने घर के कि आप यहाँ रह लो, और उन्होंने उस घर को जलाया है। 4 कमरे बुरी तरह से जल गए हैं, 4 गाड़ियाँ जल गई हैं, एक खौफ का माहौल। देखिए, ये किया है मुख्यमंत्री जी ने लोगों को डराने के लिए, नहीं, अपने विपक्ष को डराने के लिए कि अगर मेरे खिलाफ किसी ने भी आवाज उठाई, इसका वही हश्र होगा जो रीता बहुगुणा जोशी का हुआ। ये देखिए, और जनतंत्र में खौफ नहीं खाया जाता। हम तो कांग्रेस से जन्मे हैं। कहा, वो तो बिल्कुल दूसरी बात कह रही हैं। मायावती जी का बयान है, उन्होंने कहा कि अगर मैंने उत्तेजित बीएसपी के कार्यकर्ताओं को समझाया न होता तो कांग्रेसी चूहों की तरह बिलों में दुबके होते। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि डीआईजी आईजी उनके वर्कर हैं। मुझे नहीं पता था पूरी पुलिस उनके वर्कर है। मुझे ये भी नहीं मालूम है कि जो उनके एमएलसी एमएलए हैं वो उनके आम कार्यकर्ता हैं। वहाँ सिर्फ बीएसपी के ठेकेदार गए थे। एक मंत्री के घर में बैठ के षड्यंत्र हुआ, वहीं से गाड़ियाँ निकली हैं, वो आई हैं, पुलिस खड़ी देखती रही, पेट्रोल देती रही, वो घर जलाते रहे। इट वॉज अ प्री मेडिकेटेड, प्री प्लान्ड क्राइम फॉर विच द गवर्नमेंट शुड नॉट अपोलोजाइज, इट शुड गो, इट शुड बी डिसमिस्ड। इस सरकार को डिसमिस होना चाहिए, इन्होंने कानून के साथ खेला। उनका तो कहना है कि जो भी वो कुछ करती हैं तो कांग्रेस का विरोध। उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया,
अब सब नेता जन्मदिन मनाते हैं, अगर एक दलित की बेटी ने जन्मदिन थोड़े शान से मना लिया तो क्या तकलीफ है इसमें? जिस समय पूरे उत्तर प्रदेश में सूखा हो, जिस समय पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा हो, उस समय अगर आप पूरे प्रदेश में बत्ती लगा दें, लाइट्स जला लें, बड़ा सा केक बनाएं, खुद ही काटें, आईजी खिला रहा, डीआईजी खिला रहा। हमने तो कभी देखा ही नहीं कि कोई डीजीपी या कोई चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री को मुंह में केक डाल रहा हो। मैंने तो कभी नहीं देखा। साइकोफेंसी की इंतहा हो गई है उत्तर प्रदेश में। देखिए, दीज आर पेटी थिंग्स। वो बर्थडे मनाएं, खूब मनाएं, उनके बर्थडे से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर प्लीज आम आदमी का ख्याल करें। मैं तो कहती हूँ कि आप सब कर चुके हैं, भटिए, हमें आने दीजिए, हम 2 साल में सब कर लेंगे। बिजली भी ले आएंगे, पानी भी ले आएंगे, हम सब काम कर लेंगे। लेकिन आप उनको कुछ करने नहीं देते हैं। आपकी पार्टी भी ऐसे इश्यूज उठाती। अगर उन्होंने अपनी मूर्तियां लगवाई, कांशीराम जी की मूर्तियां लगवाई, वो जाने माने दलित नेता थे, मायावती भी उत्तर प्रदेश की बड़ी नेता हैं, इसमें क्यों तकलीफ होगी कांग्रेस को? बिल्कुल नहीं होगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की चित्र, पूरे स्टैचूज लगी हैं, कोई विरोध नहीं है। कांशीराम जी का भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4,400 करोड़ रुपया ऐसे वक्त पर जब उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में सोशल सेक्टर में, डेवलपमेंटल सेक्टर में सबसे पीछे हो, आपने सारे फंड्स डाइवर्ट किया। आप फंड जनरेट करो ना। आपने फंड कहाँ से डाइवर्ट किए? पीडब्ल्यूडी के फंड डाइवर्ट किए, कल्चरल मिनिस्ट्री के फंड डाइवर्ट किए। आपने जो सेंटर ने आपको पैसे दिए गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए, उनको आपने डाइवर्ट किए। और भाई, मूर्ति आप महापुरुषों के लगाइए, लेकिन ऐसा तो मत करिए कि गरीब का पेट ही काट लीजिए, उसके लिए सुविधाएं काट दीजिए। स्कूल खोलना है, कांग्रेस का कौन सा ऐसा नेता नहीं जिसकी मूर्ति न लगी हो? हाँ सही है, लेकिन वो लगाई। पिछले 50 साल में हर कांग्रेस के नेता की मूर्ति लगी है, उसमें किसी को शिकायत नहीं हुई? नहीं, जब हमारे नेताओं का स्वर्गवास होता है तो हम जो आस्थाएं होती हैं उसके हिसाब से प्रतिमाएं लगाते हैं। बहन जी को शायद विश्वास ही नहीं है कि कोई बाद में उनकी मूर्तियां लगाएगा, वो अपनी मूर्ति अपने जन्म में लगा रही हैं। प्रतिमाएं अपने जीवन काल में भारतीय संस्कृति में तो किसी ने प्रतिमा भाई लगाई नहीं, पर वो उसको भी लगा ले, हमारा कोई विरोध नहीं है। परंतु भाई, जनता को राहत देते हुए, गरीबों को राहत दे, पीडीएस सिस्टम, हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरा भ्रष्टाचार, हर चीज बिका हुआ है। अभी 2009 का चुनाव खत्म हुआ, कितने महीने में 1000 अधिकारियों का तबादला हो चुका। 1000 अधिकारियों का तबादला विद इन 2 मंथ्स। सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पीआईएल करी तो उनसे जवाब मांगा गया है। डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस चल ही रहा है। ये तो उनका यही इल्जाम है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट एक्ट का जो केस है, ये कांग्रेस की तरफ से उनको टाइट करने के लिए, परेशान करने के लिए करवाया गया। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है। अच्छा, जब हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट उलट देता है तो कहती है न्याय हमारा देश का बहुत सही है, और जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई इसको ढूंढ के लाओ तो कहती है बड़ा अन्याय हो रहा है। भाई, डबल स्टैंडर्ड्स रजत जी कैसे? लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो वही है ना, वो कहती है डिस्प्रोपोर्शनेट केस खोलो तो आप कहती हैं अन्याय हो रहा है, और जब हाई कोर्ट कहता है कि पार्क बनाना रोको, सुप्रीम कोर्ट कहता है खोलो, तो आप कहती हैं वाह 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 क्या बढ़िया न्याय है। तो सुप्रीम कोर्ट पर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, वो कर सकते हैं, उनमें सबकी आस्था है, विश्वास है। लेकिन सीबीआई तो आपकी सरकार के हाथ में है, इनकम टैक्स के अफसर तो आपके हाथ में है। इंडिपेंडेंट एजेंसी। कांग्रेस पार्टी कभी किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी में हस्तक्षेप नहीं करती। अगर करती होती तो हम राजीव गांधी जी के केस की जो इंक्वायरी थी उसको 1 साल में पूरी कर लेते। देखिए, जैसे हम नहीं करते ये जैसे वी लेट द एजेंसीज वर्क ऑन इट्स ओन पेस, वी लेट देम डू। हमें तो याद है कि चुनाव के दौरान दिग्विजय सिंह ने जब उत्तर प्रदेश में गए थे, उन्होंने कहा था कि मायावती संभल के रहे, हमारे पास सीबीआई है। उन्होंने उसका स्पष्टीकरण भी दिया था कि उनको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया। लेकिन आप अगर दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ये सही नहीं है कि जिस तरह के केसेस क्रिएट किए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का हाथ है? जिस समय रजत जी आप लखनऊ आइए, मैं आपको आधा लखनऊ जो बहन मायावती जी, उनके परिवार के सदस्यों और उनके पार्टी के लोगों ने जितनी प्राइम प्रॉपर्टी है लखनऊ की, सब हथिया ली है किसी ना किसी के नाम से, बेनामी हो या खुद भाइयों के नाम से हो। आप चलिए, अभी क्या हुआ नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में गोलियां चली, लोग मरे। वहाँ आप चल के हमारी मुख्यमंत्री जी का महल देख लीजिए, आप देखिए कितना, आपको पता है उसकी बाउंड्री कितनी बड़ी है उसकी, बादलपुर में। उस सिर्फ हेलीकॉप्टर से देख सकते हैं आप, सीधी निगाह से नहीं देख सकते। बादलपुर में गोली चली, घोड़े बिछाड़ी में गोली चली,
गरीबों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं, उनको मुआवजा दिया नहीं जा रहा है, महल पे महल बनते जा रहे हैं, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें कि पार्क के नाम पर सिर्फ पत्थर नजर आते हैं, घर के नाम पर सिर्फ प्राचीरें नजर आती हैं। शी इज़ लिविंग इन अ फोर्ट्रेस रजत जी। एक कोठरी इन्होंने घेर रखा है, वो एक दुर्ग में बंद हैं। उन्होंने अपनी मानसिकता को भी एक दुर्ग में बंद कर लिया है। उन्हें सलाह दीजिए, खुली हवा में निकलें, गरीबों के बीच में जाएं, लोगों के बीच में जाएं। हम उनकी सरकार गिराना नहीं चाहते, हम चाहते हैं सरकार काम करे। वो उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें इलेक्ट किया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उस चुनाव में कांग्रेस को रिजेक्ट किया, समाजवादी पार्टी को रिजेक्ट किया, बीजेपी को रिजेक्ट किया और उन्हें चुना और पूरी मेजोरिटी से चुना है। उसी जनता ने जिसने कांग्रेस को कुल 21 विधायक दिए थे, आज उसी जनता ने कांग्रेस को 21 सांसद और बीएसपी को 20 सांसद दिए। वो हमसे नीचे आ गए हैं। और अब मैं आपसे फिर कहती हूँ, हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे, गरीबों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की, पिछड़ों की, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। आने वाला चुनाव खुद इस बात का गवाह होगा। कांग्रेस की सारी कोशिश सिर्फ यह है कि किसी भी तरह से मायावती को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, उनका जो दलित वोट बैंक है उस पर कब्जा किया जाए। इस पर पूरी रणनीति कांग्रेस की बनी हुई। हम पे जो आरोप लगाना चाहें लगाएं, लेकिन हम जरूर अपने कामों से, अपनी कृतियों से लोगों को अपनी ओर वापस लाएंगे। आपकी अदालत में रीता बहुगुणा जोशी पर इल्जाम है कि इनके बयान से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा। रीटा जी, बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है, जो पब्लिकली तो नहीं बोल पाते हैं लेकिन प्राइवेटली कहते हैं, कि राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की थी, वो दलितों के घर जाकर ठहरते, जिसका जिक्र आपने किया, और उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का सम्मान, कांग्रेस पार्टी की रीच बढ़ी थी। लेकिन आपके इस बयान ने किए कराए पर पानी फेर दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात से बेइंतहा उद्वेलित थे कि मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया, इस पूरे इंसिडेंट को एक गलत मोड़ दिया गया और मेरा घर जलाया गया। हजारों में नहीं, मेरे ख्याल से लाखों में कार्यकर्ता सड़कों पे निकले हैं सरकार का विरोध, और जनता ने उनका साथ दिया। और बहन जी ने 23 तारीख को लखनऊ में, पूरे यूपी में शर्म करो दिवस का आह्वान किया था, हर जिले मुख्यालय पर शर्म करो दिवस। और मैं कि आप खुद पता लगा लीजिए, इट वॉज अ टोटल फ्लॉप, एकदम वो नाकाम रहा। सिर्फ बीएसपी के वर्कर्स उसमें निकले, जनता ने उसमें भाग वो तो उन्होंने नहीं इसलिए लिया। अपने वर्कर को नियंत्रित रखा था ताकि दंगा न फैल जाए। उन्होंने जनता से आह्वान किया था निकलने का। देखिए, आज दलित भी बहुत परेशान है। दलित समाज अब समझ गया है कि बहन जी सिर्फ उनकी भावनाओं से खेलती है। वही इनका हश्र होगा जो भारतीय जनता पार्टी का हुआ, जिन्होंने हिंदुओं की भावना से खेला था। लेकिन आप ये नहीं मानते कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ ब्राह्मणों की पार्टी बनने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में अध्यक्ष ब्राह्मण हैं, जिन्हें गवर्नर बनाया वो ब्राह्मण हैं, लेजिस्लेचर पार्टी में जो नेता हैं वो भी ब्राह्मण हैं। हमारी पार्टी में कभी जाति और समुदाय को देख के निर्णय नहीं लिए जाते हैं। अब ये तो एक आप कह लीजिए इंसिडेंटल है, पर लोग तो सभी अच्छे हैं ना, लोग तो खराब नहीं है। हमारी मानसिकता से ही है, हमारी काम से ही है। तो मैं समझती इतना बड़ा मुद्दा ये नहीं बनना चाहिए। जो राजनीति को विश्लेषक हैं उनका कहना है कि कांग्रेस की रणनीति है कि मायावती के साथ जो ब्राह्मण वोट गए थे अब उन्हें वापस कांग्रेस में लाने की कोशिश है। नहीं, आई थिंक ये तो गलत बात है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति करते रहते हैं। हम लोगों की सियासत, राहुल जी जब निकलते हैं, सोनिया जी निकलती हैं, हम लोग निकलते हैं, तो हम सबसे पहले जो सबसे उपेक्षित वर्ग है उसके बीच में जाते हैं, तब हम कहीं और जाते हैं। अब आप कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी 60 साल की उम्र हो गई, मैं एक भी ब्राह्मण सभा की सदस्य भी नहीं हूँ। पदाधिकारी तो छोड़ दीजिए, आप अगर ये कहें कि उन्होंने आपको अप्रोच ही नहीं किया तो इसका मतलब मुझे ब्राह्मण ही नहीं मानते, और अगर मैंने मना किया तो मेरी मानसिकता जातिवादी नहीं है। मैं किसी भी जातिवादी संगठन की सदस्य नहीं बनती हूँ, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। क्या वजह थी कि राहुल गांधी उस समय, जिस समय पूरा मामला एकदम पराकाष्ठा पर था, वो उत्तर प्रदेश गए, लखनऊ गए, लेकिन आपसे मिलने नहीं गए, आपके घर नहीं गए, वो जला हुआ राख देखने नहीं गए? मैं तो जेल में थी मुरादाबाद में। वो भी एक अलग विषय, उसको कभी बात करूंगी। विमेन बैरक्स की जो हालत है, इट इज शेमफुल, इट इज फ्राइटफुल। कभी क्यों? अभी आप बताइए कि क्या देखा? जो मुरादाबाद का जो विमेन्स बैरक है, आप इमेजिन करोगे, सिर्फ 22 लोगों के रहने की जगह है, 3 कक्ष हैं उसमें, 87 महिलाएं हैं उसमें, दे कांट इवन टर्न साइड्स। और इतने बड़े बड़े फील्ड माउस, इतने बड़े बड़े, और रात को काटते हैं, किसको काट लेंगे भरोसा नहीं।
कभी कोई महिला चिल्लाती काट लिया, कभी कोई बच्चा चिल्लाता है छोटे छोटे बच्चे हैं माओ के साथ, 1 साल का, 6 महीने का। और कॉकरोच तो इतने कि आप सोइए तो 50-100 तो आपके ऊपर जरूर घूम रहे होंगे। टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं, इट इज हॉरिबल। ये हम कहते हैं, अब इसके बाद तो मैं सेकंड मुहिम मेरी यही है। इंप्रेशन तो ये था कि आपको एक पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह रखा गया होगा, जैसे राजनीतिक पॉलिटिकल नहीं, वो मैं तो टेररिस्ट थी भाई। मैंने इतना बड़ा पूरे देश में, मुझे तो बिल्कुल कॉमन बैरक में रखा गया। मुझे कोई नाराजगी नहीं है इस बात से। मुझे वो भी जीवन जीने का मौका मिल गया जो संभवतः मैं देख भी ना पाती। मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी की कि उन महिलाओं की प्लाइट से मुझको उन्होंने अवगत करा दिया। इट वॉज हॉरिबल। आई कुडंट स्पेंड 2 नाइट्स में 2 रात वहाँ गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो गया। वहाँ लोग 12-12 साल, 14-14 साल की सज़ा काट रहे हैं। दे आर ह्यूमन बींग्स रजत जी। कोई झांकता नहीं, कोई देखता नहीं। मैंने पूछा जेलर को निकलते समय कि ऐसा क्यों है, बोले कि हम लोग तो भेजते हैं प्रपोजल्स, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको धर देती है कहीं ना कहीं, फाइलों में मूर्ति बना लेती है। आई मीन यू शुड स्पेंड मनी इन प्रॉपर थिंग्स यार। कायदे की जगह में पैसा लगाओ, कहाँ लगा रहे हो पैसा? लेकिन रीटा जी, सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार को दोष देना ठीक नहीं है। देश भर में और बहुत सारी ऐसी जेलें हैं, ऐसी जगह सब नेताओं को जेल जाना चाहिए एक बार। सबको जाना चाहिए, तब उनको समझ में आएगा। खास तौर से जो सत्ता में हैं उनको तो जाना जरूर चाहिए भाई, विजिटर ही बन के चले जाओ। और ऐसी जेल में जाना चाहिए जहां वो उन्हें थोड़े दिन कॉमन प्रिजनर की तरह रखा जाए। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आपकी अदालत में रीता बहुगुणा जोशी पर आरोप है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनके दोहरे मापदंड हैं। रीटा जी, बहुत सारे इल्जाम आपने मायावती जी पर लगाए, बहुत उनके बारे में बताया कि क्या क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है, किस तरह से नुकसान कर रही है। लेकिन उन्हीं मायावती जी का, उन्हीं के बहुजन समाज पार्टी के एमपीज का समर्थन लेकर के केंद्र में आपकी सरकार चल रही है। देखिए, उन्होंने स्वयं अपना समर्थन दिया है राष्ट्रपति के यहाँ जाकर। हमारी बहुमत पहले बन चुकी थी। समाजवादी पार्टी ने भी स्वतः ही सहयोग दिया है, समर्थन दिया है। हम इस बात के लिए उनका सम्मान करते हैं। पर पार्लियामेंट में जो भी होता है वो इशू बेस्ड होता है। अगर मायावती जी अच्छा काम करेंगी तो हम भी उनकी सराहना करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे वो भी सराहना करती हैं। जब कभी उनके मर्ज, उनके पार्टी के या उनके अपने नीतियों के विरुद्ध कुछ होता है वो वॉकआउट करते हैं पार्लियामेंट में। हर इशू पे तो सपोर्ट नहीं करते ना पार्लियामेंट में। जी, जिनके बारे में आप कहती हैं कि वो दलितों पर अत्याचार करती हैं, जिनके बारे में आप कहती हैं कि वो केंद्र सरकार की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट नहीं करती, जिनके बारे में कहते हैं कि आम आदमी का पैसा वो प्रतिमाओं में खर्च करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो माफिया को प्रमोट करती हैं, उनका समर्थन लेकर केंद्र में सरकार चला रहे हैं। समर्थन लिया नहीं है, उन्होंने समर्थन दिया है। अगर कोई पार्टी स्वतः ही समर्थन देती तो आप क्या कहेंगे? उन्होंने राष्ट्रपति को जाके समर्थन दिया है, तो समर्थन वापस नहीं होता है, इशू बेस्ड होता है। राष्ट्र के और बहुत बड़े मुद्दे हैं, इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी होते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, और भी बहुत सारे इंटर स्टेट इश्यूज होते हैं। तो इन इश्यूज पर भी सबकी राय एक हो सकती है। बहुत सारे मुद्दों पे तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी भी सरकार के साथ खड़ी नजर आती है, तो ये बात नहीं है। लेकिन प्रदेश में जो उनका शासन है वो बिल्कुल। देखिए, इसके बारे में समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह ने, उन्होंने सिंगापुर से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान किया था, और उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मायावती जी के दबाव में है और इसीलिए अपने प्रदेश अध्यक्ष को जितना कोई और दल क्या कहता है उस पर हम नहीं जाते, उस पर हम टिप्पणी भी करना नहीं चाहते। हम इतना जानते हैं कि हमारा दल चाहता है कि सही मुद्दों पर राष्ट्र की सभी पार्टियां एकजुट होकर खड़ी हो। हम ये भी जानते हैं कि गरीबों के मुद्दों पर, बेहतरी के मुद्दों पर, सुरक्षा के मुद्दों पर सब पार्टियों को एक साथ रहना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी हर गरीब का आंसू पोंछना चाहती है, हर गरीब तक लाभ पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी उसमें जो हमारे साथ चले वो। कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी की आलोचना भी करना चाहती है, उन्हें ब्लेम भी करना चाहती है, और उनका साथ लेकर के सरकार भी चलाना चाहती है। ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं, दोहरे मापदंड नहीं है। सरकार तो देखिए, हमारी बहुमत पहले बन चुकी थी और हम लोगों ने अपनी बहुमत का जब पेश किया, यूपीए, ना तो समाजवादी ना बीएसपी यूपीए के पार्टनर्स नहीं है। सरकार इस समय किसकी चल रही है? यूपीए की। एंड यूपीए के पार्टनर, उसमें बोथ द पार्टीज आर नॉट देयर, सो दे आर गिविंग क्वालिफाइड सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। और अगर सपोर्ट दे रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है उसमें। वो तो मैंने आपसे कहा अन्य विषयों पर हमारी पार्टी, हमारी सरकार इसके लिए कोई क्लीन चिट तो उनको नहीं देगी यूपी में मिस गवर्नेंस के लिए। अगर यूपी में गलतियां हो रही हैं
तो आवाज हम भी उठाएंगे और केंद्र भी एक्शन लेगा। यूपी में आवाज उठाएंगे और केंद्र में उनकी मदद से सरकार चलाएंगे। नहीं, सरकार तो यूपीए की चल रही है। अब फिर ये मुझे घुमा रहे हैं शब्दों में। नहीं रीटा जी, लेकिन ये सच्चाई तो है ना, केंद्र सरकार को उस बहुजन समाज पार्टी का समर्थन प्राप्त है जिसके बारे में आप कहती हैं कि वो दलितों पर अत्याचार करती है, वो पार्टी जो माफिया को इलेक्शन लड़वाती है। लेट अस अंडरस्टैंड, मैं आप ये बात साफ कह रही हूँ आपसे कि उन्होंने जाके राष्ट्रपति को कहा कि हम भी इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो भी हो रहा है, केंद्र सरकार उस पर निगरानी करेगी, पार्टी उसके खिलाफ खड़ी होगी। अगर मिसगवर्नेंस है, अच्छे काम है तो अच्छे हैं। आखिर जब वो गई प्लानिंग कमीशन की, मुझे पैसा तो उनको दिया गया, फिर भेज दिया 80,000 करोड़ दो। 80,000 करोड़ छोड़ दीजिए, 11th फेवरियर प्लान में 2,80,000 करोड़ रुपया मायावती जी को दिया जा रहा है, 3 टाइम्स मोर। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि किसी भी हालात में गरीबों का नुकसान हो। लेकिन अब हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से कहा है कि आप सेंट्रल मॉनिटरिंग कमिटीज बनाइए, ऑल पार्टी कमिटीज बनाइए जो मॉनिटर करें कि पैसा जमीन तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। या फिर यह है कि केंद्र में नीति दूसरी और राज्य में नीति दूसरी? हमारी नीति सिर्फ गरीबों को लाभ पहुंचाने की है, देश की सुरक्षा के लिए है, देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए है। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी यूपीए चेयरपर्सन सोनिया जी और राहुल जी अब जो उभर रहे हैं, ये बिल्कुल फ्यूचर ऑफ इंडिया के और माफिया को प्रमोट करने वालों के साथ मिलकर बैठने की है। उनके साथ कहाँ बैठे, वो तो ऑपोजिशन बेंचेस में बैठते हैं। हाउस में यूपीए एक तरफ बैठता है और बाकी सारी पार्टी सामने ऑपोजिशन में। ये कह क्यों नहीं देती कि अगर वो चाहे तो समर्थन वापस ले ले, हमें नहीं चाहिए उनका समर्थन? मैं कौन हूँ? मैं यूपीए की चेयरपर्सन नहीं हूँ, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं यूपीए की मेंबर नहीं हूँ। सारे निर्णय मैं थोड़ी ले सकती हूँ, ये निर्णय तो हमारे नेताओं को लेने की आवश्यकता। या फिर ये असर आप पर है कि अब आप क्योंकि संभल के बोलती हैं तो कुछ नहीं कहेंगी? सच बात है कि जिस वातावरण में मैं यूपी में रहती हूँ, जिस तरह की सियासत वहाँ 20 साल से हो रही है, जिस तरह की भाषा और जिस तरह की मंचों से आदान प्रदान सपा और बसपा में और भाजपा में होता है, मैं इस बात की दोषी हूँ कि उसका प्रभाव मुझ पर भी क्षणिक आया। मैंने सोचा बहुत, ये भैया उसी वातावरण का सवाल है जहाँ तू मैं होता, थू दिवस तो ये दिवस, तो वो कुछ बोलते ये कुछ बोलते, उसी दैट एनवायरनमेंट रियली रब्ड ऑन मी एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं आपको सैल्यूट करती हूँ कि आपने एक लड़ाई की शुरुआत तो की कम से कम। इस मुहिम को आप जिंदा रखने के लिए आगे क्या करेंगी, या ये लड़ाई यहीं रुक जाएगी या ये आवाज़ आगे जाएगी, तो किस तरह से जाएगी? मैं आपको ये वचन देती हूँ कि लड़ाई आगे नहीं, संघर्ष आगे जाएगा। इन मामलों के जो दोषी हैं ना, वो बहुत राजनीतिक प्रबल लोग थे, उनको कोई छूता नहीं, वो पैसा दे के निकल जाते। सबसे पहली मेरी उपलब्धि है कि उनको पकड़वा के मैंने हवालात में बंद करवाया, कम से कम उनको न्याय दिलाने की ओर मैंने एक कदम उठाया। जो लखनऊ में पकड़ा गया वो एमएलसी का मंत्री का भतीजा था, जो इलाहाबाद में पकड़ा गया वो एक एमएलए का रिश्तेदार था। तो इट वॉज बाकी तो मैं सत्ता में थी नहीं कि मैं उनके लिए कोई संस्थान बनाऊं, व्यक्तिगत स्तर पे जो कर सकी करा। लेकिन आपने ये भी कहा कि आपको मायावती जी से जान का खतरा है। मुझे मुख्यमंत्री जी से जान का खतरा है, क्योंकि देखिए मेरी आया घर में थी और वो मेरे कमरे में अंदर बैठी हुई थी। जिस तरह से उस कमरे को 1 घंटे तक पीटा गया है और टॉर्च दिखा दिखा के, आपने टीवी पे भी देखा होगा, कहा जा रहा था इसमें अंदर है, निकालो इसको, बाहर निकालो। मैं कहती हूँ वो मुझे ढूंढ रहे थे, मेरी मेड मिल जाती तो उसको भी जला के मार देते। तो जो लोग मेरा घर जला सकते हैं पुलिस के जरिए, तो मुझे भी मार सकते हैं। मायावती आज उत्तर प्रदेश का पूरा माफिया उनके साथ है भैया, ये बात मान लीजिए। इस चुनाव में 2009 के आपने देखा कि एक एक माफिया को जेल से निकाल के और टिकट दिए गए पार्लियामेंट के। मैं तो बधाई दूंगी उत्तर प्रदेश की आवाम को कि उन्होंने 90% माफियों को हरा दिया इस चुनाव में। लेकिन 19 माफियों को टिकट दिए बसपा ने, जीता शायद 1 या 2। तो आई थिंक शी हैज ऑल द माफियाज विद हर। अभी 3 साल उनकी सरकार है, किसी माफिया को कह दें खत्म कर दो तो वो कर भी सकता है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूमती हैं, आप लखनऊ में जाती हैं, मुरादाबाद जाती हैं, गाजियाबाद जाती हैं, और फिर ये कहना कि मेरी जान को खतरा है। नहीं तो मैं डरपोक थोड़ी, मैं तो हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी हूँ जो सन 42 के आंदोलन में कूद गया। मैं उस माँ की बेटी हूँ जो 16 साल की उम्र में यहाँ पिस्टल रख के आंदोलन में हिंदुस्तान के घूमती थी। मैं डरने वाली? और फिर रजत जी किस लिए डरूं? बेटा बड़ा हो गया, नौकरी पर 60 साल की उम्र हो गई, बहुत हो गया। पर जब तक जिंदा रहूंगी हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाती रहूंगी, मैं बैठूंगी।
आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी पर। हमने उनसे पूछा उनके उन शब्दों के बारे में जिनके बारे में कहा गया उन्होंने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बार बार कहा कि उन्हें इस बात के लिए खेद है, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफ़ी भी मांगी है। हमने उनसे पूछा उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, मायावती के खिलाफ उनकी पार्टी के अभियान के बारे में और उनकी पार्टी के भीतर चल रहे विवाद के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा के फैसले का। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तो प्रोफेसर हैं, लेकिन शायराना अंदाज में अगर ये कहा जाए कि ज़ख्म गहरे भी हों तलवार के मिट जाते हैं, लफ्ज़ तो दिल में उतर जाते हैं भालों की तरह, तो एक शब्द अगर कभी भी गलत इस्तेमाल होता है तो आदमी को ज़िंदगी भर शायद उसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ती है। आपने तुरंत माफ़ी मांगी, ये अदालत आपका इसके लिए वेलकम करती है और आपको ये हिदायत देती है कि बलात्कार जो यहाँ की महिलाओं के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको ख़त्म करने के लिए आपको जहाँ से समर्थन मिले वहाँ से जुटाएं, भले ही वो मायावती से भी मिले तो वहाँ से भी लें, क्योंकि यहाँ भारत की महिलाओं को इस क्राइम के ख़िलाफ़ मिलकर लड़ना है, एक दूसरे से लड़कर नहीं लड़ना। आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपका अधिकार। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि हम एक जनतंत्र में रहते हैं और शालीनता की सीमाओं को कभी लांघना नहीं चाहिए। मैं जज साहब के इस आदेश का सम्मान करती हूँ और भविष्य में ज़रूर इस बात की परवाह करूँगी कि मैं जो संघर्ष करूँ, संघर्ष की तीव्रता में तो मेरे कमी नहीं आएगी। हाँ, शब्दावली ज़रूर मैं संभाल कर इस्तेमाल करती हूँ। आपकी अदालत में रीता बहुगुणा जोशी ने वादा किया है कि वो अब अपनी वाणी पर संयम रखेंगी और महिलाओं के अधिकारों के लिए इसी तरह से लड़ती रहेंगी। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।